पूरी आपकी केमिस्ट्री में जो फर्स्ट केमिस्ट्री है उसमें जो है, अब तो खैर यूनिट कम हो गई हैं, लेकिन जितनी भी यूनिट हैं वो सारी यूनिट अपने आप में एक ब्रांच है और अपने आप में एक केमिस्ट्री है। पहली यूनिट सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट ही है, उसमें कुछ उसके अलावा है नहीं। दूसरी यूनिट सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन है, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। माने सॉल्यूशन वाली यूनिट तो सॉलिड स्टेट पर डिपेंड नहीं करती और सॉलिड वाली सॉल्यूशन पर डिपेंड नहीं करती, माने अपने आप में यूनिक यूनिट है। अब आ गए हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये अपने आप में केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और ये फिजिक्स की भी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की कॉमन ब्रांच है, लेकिन हम इसे फिजिक्स में और केमिस्ट्री में दोनों अलग तरीके से पढ़ते हैं। यहाँ हम इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लेकिन अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो वहाँ सीखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। मैंने पहले ही बताया वो, क्योंकि जब कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, अगर मैं जनरली आपसे केमिस्ट्री की डेफिनेशन पूछूंगा तो क्या कहोगे आप? इतना कह देते हैं ना, जहाँ पर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, लेकिन उस एटॉमिक स्ट्रक्चर से अब कहाँ तक पहुँच गए हो आप? देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ लिया, अब आप आ गए हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तक। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने आप में एक ब्रांच है, एक सब्जेक्ट है, तो उसको एक लाइन में तो डिफाइन कर नहीं सकते। अभी लक्ष्य जो बता रहा है वो जनरली एक डेफिनेशन उसने बता दी है, इसने भी सही बताई थी वो डेफिनेशन। तो कहते तो ये हैं कि केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो केमिकल एनर्जी को किस में चेंज कर देती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है। वो मैंने डबल हेडेड एरो इसलिए लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना। तो केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जिसमें आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना पड़ते हैं, उसको बोलते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहीं से एक पॉइंट पकड़ लेते हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। तो जहाँ इन सब चीज़ों की स्टडी होती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब ये बात तो बहुत छोटी सी लग रही होगी कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करना, तो डेफिनेशन के हिसाब से तो बहुत छोटी लाइन है, लेकिन इसको इसमें चेंज करने के लिए जितनी बहुत सारे जो भी टॉपिक इसमें यूज होंगे उन सब की स्टडी करना इसमें खुद से ही आ जाएगा। क्योंकि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए कौन होता है? सेल। सेल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं, उनमें इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो उन सब बातों को आप इसलिए आप कह सकते हैं कि एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जहाँ पर आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टडी करते हैं, उसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलते हैं। साथ में ये भी कह सकते हैं जहाँ पर आप सेल पढ़ते हैं, सेल से रिलेटेड टर्म पढ़ते हैं, गिब्स एनर्जी, नस्ट इक्वेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो जितना भी आपने इस यूनिट में पढ़ा है, जहाँ पर आप कह सकते हैं कोल-राउस लॉ भी आया था इसमें, तो कोल-राउस लॉ भी जहाँ आप स्टडी करते हैं वो सब क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। अब जैसे मैं इसे एग्जाम्पल के लिए कहूँ तो किसी एक केमिकल का नाम बताओ जिसे एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर सकते हो। भाई जब हम कह रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे तो कौन सी केमिकल एनर्जी? गिब्स फ्री एनर्जी है जो कि एक रिएक्शन में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। किसी हाँ लाइक एज बैटरी, लेकिन बैटरी में कौन सा केमिकल यूज होता है वही तो पूछ रहा हूँ ना। एस्टोसोफोर, HCl, और जो मेटल होगी उस मेटल का सॉल्ट, जैसे जिंक मेटल है तो उसका ZnSO4, Mg है तो MgSO4। ये सारे सॉल्ट हैं, केमिकल हैं। तो इनकी अपनी जो एनर्जी है उससे आप क्या बना लेते हो? इलेक्ट्रिक बना लेते हो। तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं आप? कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हुई। ठीक। तो पहला टॉपिक क्या था हमारा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो पूरा का पूरा जो यूनिट है उसमें आप यही पढ़ने वाले हैं कि इस एनर्जी को उस एनर्जी में चेंज कैसे करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जनरली आपने सुना होगा कि सेल भी कहते हैं। किसको कहते हैं फिर सेल? सेल की क्या डेफिनेशन है? कुछ आइडिया? कन्वर्जन में क्या करोगे? किसके कन्वर्जन में? इलेक्ट्रिक को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट। ठीक है। तो जो डेफिनेशन है हमारी वही सेल की डेफिनेशन है। एक ऐसी डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है उसको हम बोलते हैं सेल। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रही है, केमिकल एनर्जी को चेंज कर रही है, तो इसलिए उसको पूरा जो नेम है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक।
तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी मैंने आपको ये बताया था कि ये दो टाइप के हैं। कौन कौन से दो टाइप बताए थे? गैल्वेनिक और गैल्वेनिक सेल को और क्या बताया था? क्या बोलते हैं इसको? वोल्टिक सेल भी बोलते हैं आप। और दूसरे टाइप का सेल कौन सा था? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो सबसे पहले सेल बने थे वो बने थे गैल्वेनिक सेल। ये गैल्वेनिक सेल जो है या वोल्टिक सेल जो है एक ही बात है। तो पहले इसको स्टडी कर लेते हैं और आपकी इस यूनिट में गैल्वेनिक सेल के जो बारे में है वो सबसे ज़्यादा दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में थोड़ा कम। अगर बात गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल की करें तो क्या है इसमें गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल में? जनरल डेफिनेशन तो यही है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। इसके कुछ कॉमन एग्जांपल क्या हैं गैल्वेनिक सेल के जो आप मार्केट में या घर पर इधर आसपास देखते हो? क्या है वो? डेनियल सेल है, और क्या है? ड्राई सेल। एक कौन सा है? लेक्लांसे सेल है। और कौन सा है? टॉर्च वाले सेल। और जो आपकी ये दीवार घड़ी होती हैं वो सब क्या हैं? गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल के एग्जांपल। ठीक, इसके बाद आता है इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है ये सेल। तो एक बार आप फिर से देख लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो टाइप के हैं, एक है गैल्वेनिक सेल और एक है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को हम वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। डेफिनेशन यही है कि जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देंगे वो गैल्वेनिक सेल है। गैल्वेनिक सेल के कॉमन एग्जांपल डेनियल सेल हैं, ड्राई सेल हैं, ये अभी आपके सिलेबस में है, आगे आएंगे। लेक्लांसे सेल और क्या मतलब टॉर्च में जो सेल यूज़ होते हैं वो वाले सेल, वो सब इसके एग्जांपल होते हैं। पहले रेडियो आता था, अब तो रेडियो नहीं है ना, अब वो मॉडिफाइड डिवाइस की तरफ चले गए हैं। तो जो रेडियो में सेल यूज़ होते हैं वो सब इसके एग्जांपल होते हैं। इसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन है। अब कंस्ट्रक्शन तो आयुष तुझे पक्का बताना पड़ेगा। भैया दो बीकर होते हैं, उसमें एक सॉल्ट ब्रिज लगा रहता है और एक की से वोल्टमीटर कनेक्ट रहता है और दोनों उसमें इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं बीकर में। एक को हम कैथोड मानते हैं, एक को एनोड। जिसमें रिडक्शन होती है उसे एनोड, जिसमें ऑक्सीडेशन होती है उसे कैथोड। देखो जनरली ये बड़े फर्स्ट टाइम वाले सेल हैं, तो बहुत पुराने सेल हैं। आप घर में, अच्छा घर में किसी सेल का एग्जांपल बताना। आपके घर में जो सेल हैं लगे हैं उसका एग्जांपल बताना, किस डिवाइस में लगे हैं बता। रिमोट में है और घड़ी में है। रिमोट और घड़ी की बात कर लेते हैं। तो जो रिमोट और घड़ी में सेल लगे हैं वो किस टाइप के सेल हैं? वो गैल्वेनिक सेल है, पक्का गैल्वेनिक है वो। अभी देखना जब मैं गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन बताऊंगा ना तब देखना कि वो गैल्वेनिक है या नहीं है। ठीक है, आपके घर में एक सेल और लगा है इन्वर्टर के साथ, जिसे आप बैटरी कहते हो। तो हम कॉमन लैंग्वेज में तो बैटरी बोल देते हैं, लेकिन साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको? सेल। और कई बार तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि हम उसे बैटरी कह रहे हैं। अगर ट्रक वालों से पूछोगे कि इसमें बैटरी, तो क्या बोलेंगे उसे? कि बैटरा लगा है। तो बैटरा कुछ नहीं होता है, वो सेल ही होता है। उसके साइज के अकॉर्डिंग उसको बैटरी या बैटरा कहने लग जाते हैं। तो अभी मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल बता रहा हूँ। क्या हुआ? कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल बता रहा हूँ। तो उसमें देखना कि जो अब हमारे घर पर या आसपास जो सेल यूज़ हो रहे हैं कि वो इनके जैसे हैं भी या नहीं है। ठीक, तो गैल्वेनिक सेल की बात करें, जब स्टार्टिंग में इस सेल को बनाया था तो इस सेल का कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप का था। दो व्हीसल होते हैं, दो पोर्ट होते हैं, ये और ये। और रफली डायग्राम है, ड्राइंग इतनी अच्छी तो है नहीं, तुम्हें पता ही है मेरी। पहली बार में तो किससे बनवाया था मैंने? किसी से बनवाया ही होगा। दो पोर्ट हैं या दो व्हीसल्स हैं। इसमें आपने एक मेटल लेनी है। सपोज कीजिए आपने जिंक मेटल ले ली, ये जिंक मेटल है Zn।
तो जिस मेटल को आप ले रहे हैं उसी के सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन आपने लेना है। तो जिंक मेटल है तो जिंक के सॉल्ट कौन कौन होंगे? ZnSO4 होगा, ZnCl2 होगा। तो एक सुटेबल एक्वस सॉल्यूशन हो गया इसका ZnSO4, और इसको आप पार्सली इसमें डिप कर लेंगे। ये एक्वस सॉल्यूशन हो गया ZnSO4, और इसके सफिक्स में लिख दे रहा हूं मैं AQ, मीन्स एक्वस। तो एक मेटल आपने लेनी है, उसी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन इसमें लेना है। फिर जो सेकंड पॉट है या सेकंड वेसल है उसमें आप दूसरी मेटल लेंगे, और जिंक के साथ हमने एक दूसरी मेटल ली है, इसको बोलेंगे हम, ये कॉपर मेटल है। तो सबसे पहले जब सेल बना था तो वो जिंक कॉपर के साथ बना था, इसलिए मैं उसी को बना के बता रहा हूँ। ठीक है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर मेटल ली है, और कॉपर मेटल का जो सॉल्ट होगा वो कौन है? कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट में इसको पार्सली डिप्ड कर लेना है। तो ये सॉल्यूशन हो गया कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हो गया। इतनी बात समझ में आई? अब क्या करना है कि आपने इन दोनों, अब देखो एक बात और, जो मेटल होती है, मेटल रोड होती है, उसको साइंस के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो ये क्या है? जिंक इलेक्ट्रोड है। तो इसलिए जिंक मेटल लिख के मैं क्या लिख देता हूँ इसको? जिंक इलेक्ट्रोड। और ये कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो अभी दोनों जनरली क्या है? इलेक्ट्रोड है। इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कांटेक्ट में लाएंगे आप। तो कांटेक्ट में लाने के लिए क्या यूज करेंगे? वायर, मेटेलिक वायर। तो वायर से इसको आप कनेक्शन देंगे, और साथ में क्या लगा देंगे आप? वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, ये कनेक्शन दिया है। जहां इलेक्ट्रोड लिखा है अभी मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर फॉल्ट नहीं होगा। ठीक है, अब लिख दिया तो मैंने, अब क्या रफ करूँ उसे? तो ये क्या है? मेटेलिक वायर है। अब ऐसे तो नहीं लग रहा लक्ष्य कि भी ऐसे इलेक्ट्रोड जहाँ लिखा है उसको इलेक्ट्रोड को करंट लग जाएगा? लगेगा इलेक्ट्रोड को करंट? लगेगा? नहीं लगेगा ना? अच्छा, मेरे माइंड में एक बात आ रही है, ये अभी लेटेस्ट बात है। सपोज करो कोई वायर जा रही है और हम एक अच्छा सा कलरफुल इलेक्ट्रोड लिख दें और उस वायर पे फेंक दें, तो इलेक्ट्रोड को करंट लगेगा? लिखे हुए इलेक्ट्रोड को नहीं लगेगा। और इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है बड़ा सा और हमने उसे वायर को टच कर लिया ऐसे, तब लगेगा? तो डिपेंड करता है ना कंडक्टर कैसा है, ओवर है या गुड है। किस पे किस कौन कंडक्टर है? मतलब जो आप कह रहे हो इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा ना। उसके मेटल पे डिपेंड करेगा। तो अगर मटेरियल मेटेलिक है तो करंट जरूर लगेगा, और मटेरियल इंसुलेटर है तो नहीं लगेगा। और यहाँ नहीं लगेगा ना, यहाँ तो लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे अब आप? ये इलेक्ट्रोड कांटेक्ट में आ गए, लेकिन सेल अभी भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो इनके सॉल्ट सॉल्यूशन है, जो एक्वस सॉल्यूशन है सॉल्ट के, तो वो क्या करेंगे? आपस में कांटेक्ट में लाएंगे। तो इनको कांटेक्ट में लाने के लिए उन्होंने क्या किया था? सॉल्ट ब्रिज का यूज किया था। और सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? एक ग्लास ट्यूब होती है, यू लिखते हैं ना, अल्फाबेट होता है यू सीधा, इसको उल्टा कर लेंगे ऐसे, तो ये सॉल्ट ब्रिज है। इस सॉल्ट ब्रिज में क्या लेंगे? कोई सॉल्ट, कोई पेस्ट फॉर्म में सॉल्ट लेंगे, पेस्ट फॉर्म में। अब देखो कितनी बात है, जैसे सॉल्ट हो गया KCl, सॉल्ट तो ये भी था ZnSO4, CuSO4। तो उस यहाँ तो हमने लिया है सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन, और अब यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम? सॉल्ट का पेस्ट। और पेस्ट किसे कहेंगे? पेस्ट क्या है? मतलब थिक फॉर्म में होने से। नहीं, पेस्ट क्या है? अब आयुष होता है क्या है ना, जनरली सुबह उठते हैं तो आपने देखा होगा कहते हैं कि पेस्ट कर लेता हूँ। तो पेस्ट कोई क्या है? मतलब पेस्ट, अब देखो उसने बोल दिया जेल, जेली पेस्ट है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जेली पेस्ट है, जिन्हें तुम पेस्ट बोलते हो ना, ये फिजिकल स्टेट है। मैं ये मालूम करना चाह रहा था। जैसे मैं तुमसे जनरली कहता नहीं हूँ, एक एग्जाम्पल होता है कि जब कोई वर्ड कोई आप नया सुनते हो, ये मैं बोलता हूँ कोई नया वर्ड, ये कहीं से भी सुनते हो, आस पास पड़ोस, न्यूज़पेपर में पढ़ लिया, टीवी पर देखा, अपनी बुक में देखा, जब भी माइंड में कोई नया वर्ड क्लिक हो तो उसका देसी स्टाइल में मीनिंग क्या होता है जनरली, वो हमें पता होना बड़ा ज़रूरी है। अब तुमने देखा होगा, मेरी एक, शायद मुझे लग रहा है जब मैं फर्स्ट ईयर में तुम पढ़ा रहा हूँगा ना,
ये तब क्या रहा होगा, एक बड़ा डिस्कशन हो गया था किस वर्ड के ऊपर, चिज्जी। हमारे इंडिया में कुछ कॉमन वर्ड नहीं होते, क्या होते हैं? अब जैसे कहा कि चिज्जी दिला दो, कहीं लिखा देखा तुमने हिंदी में कोई चिज्जी वर्ड होता है? लेकिन वो छोटा बच्चा जिसे पढ़ाई भी समझ नहीं आती वो समझ जाता है। तुम उसे कहोगे चिज्जी दिलाऊंगा तो वो समझ जाता है ना। माइंड में सीधा सा उसके सेट है कि जब वो छोटा है तो उसको घर के जो मेंबर हैं उसको कह रहे हैं कि आ बेटा ये काम कर ले, तुझे चिज्जी दिलाएंगे, उसे टॉफ़ी पकड़ा देते हैं, चॉकलेट पकड़ा देते हैं, वो समझ जाता है। तो मेन क्या है, जो सिंबल होते हैं, जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है, इसको बोलेंगे आप सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो जो सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो पेस्ट जो है किसी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं है, कोई वस्तु नहीं है पेस्ट। पेस्ट फिजिकल स्टेट है ऑब्जेक्ट की। तो जैसे जनरली अगर आप घर पर पूछेंगे, आसपास पूछेंगे पेस्ट, तो वो समझते हैं कि ये ब्रश करने की बात कर रहे हैं। ब्रश ऑब्जेक्ट है, पेस्ट का मतलब है वो जो लिखा आता है पूरा पढ़ेंगे उस पर, टूथपेस्ट। तो पेस्ट क्या है, एक फिजिकल स्टेट है या फॉर्म है ऑब्जेक्ट की, ठीक है ना। तो जैसे अब हम बोल रहे हैं टॉफ़ी और च्युइंगम, चॉकलेट। तुम बताओ, तुम्हें कभी किसी ने बताया था कि टॉफ़ी की डेफिनेशन ही होती इसलिए इसको टॉफ़ी बोलेंगे? ये च्युइंगम की डेफिनेशन बताई हो तुम्हें? ये किसी ने पूछा हो कि डिफाइन च्युइंगम, और तुम आंसर बताने लगे इट इज डिफाइंड एज, ऐसे होता था? नहीं होता ना। वो सिंबॉलिक लैंग्वेज में तुम समझ गए कि ऐसे ऐसे कुछ चबाएंगे, कुछ कलर आएगा, खींचेंगे, बबल्स बनाएंगे तो च्युइंगम है, और सीधे खा जाएंगे तो टॉफ़ी है। समझ गया ना बात? तो अगर ऐसे आ जाए हेडिंग डिफरेंसेस बिटवीन टॉफ़ी एंड च्युइंगम एंड चॉकलेट, तो वो समझ पाएगा इस बात को, ये समझा पाएगा तुम्हें। लेकिन समझ में तुम्हें आता है, कोई समझाता भी नहीं और समझ में आता है। तो वैसे मेरा कहने का मतलब है कि जब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, मीन्स ये ZnSO4 मिथ को वाटर में डिजोल्व कर लिया होगा, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लिया। और मैं कह रहा हूँ कि सॉल्ट ब्रिज में हमने सॉल्ट को पेस्ट फॉर्म में लेना है, और इसके लिए जो सुटेबल पेस्ट है वो है KCl। तो इसके मैं कैसे बना दूँ, ये ऐसे कुछ बना दें, ऐसे बना देते हैं ना, पेस्ट जैसा लगना भी चाहिए वो। तो पेस्ट को आप, शाहरुख, पेस्ट को ना हाफ सॉलिड भी कह सकते हैं, हाफ सॉलिड। और अभी एक जेल की बात आ गई थी, वो बात रही, मुझे बीच में बता दिया करो ना, मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, बात हट के ना कहीं और पहुंच जाती है। तो जैसे जेल बोल रहे हैं, तो जेल तो एक बहुत बढ़िया फॉर्म है। कोलाइडल सॉल्यूशन आप कभी पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आगे, तो कोलाइडल सॉल्यूशन का टाइप होता है जेल। कोलाइडल सॉल्यूशन के 8 टाइप होते हैं, उनमें से एक टाइप यही है जेल फॉर्म। एक आपने कभी सेविंग तो कराने लग गए हैं, आप नहीं कराते हैं? आयुष करा लेता है सेविंग, अभी नहीं कराई है। तो एक सेविंग आती है फॉर्म सेविंग, तो वो जो कर रहा है ना सेविंग, उसको भी नहीं पता होता कि फॉर्म सेविंग क्यों, वो तो बोलता है फॉर्म सेविंग है। फॉर्म जो वर्ड बोल रहा है, फॉर्म कोलाइडल स्टेट का, कोलाइडल सॉल्यूशन की एक स्टेट है फॉर्म। समझ में आई ना बात? तो वो देखो जेल, पेस्ट, फॉर्म, ये फिजिकल स्टेट है। तो फिलहाल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो KCl यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ये पेस्ट फॉर्म में है। ये जो मैटर की फॉर्म होती है, मैटर जो होता है उसकी 5 फॉर्म होती है, ठोस, द्रव, गैस, और एक होती है लिक्विड, और लिक्विड वो इंग्लिश में गया, और होती है प्लाज्मा, और एक और होती है, तो 4 ही होती है। वैसे जनरली 3 ही हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक प्लाज्मा फॉर्म कह देते हैं, लेकिन वो तो ऑल मैटर की है, लेकिन जी इसमें होते ही हैं जनरली। अब जैसे मान लीजिए सॉलिड की बात करते हैं, तो ये तो जनरली जब साइंटिस्ट ने बताना स्टार्ट किया, साइंस आगे बढ़ता गया, तो उन्होंने कहा भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस होंगी। लेकिन अब आप एक बात देखो ना, सॉलिड भी हमें, जब हमने देखा कि यार एक पत्थर उठा के देखा हमने, और एक बार रबड़ देखी, तो हमें लगा यार पत्थर है तो सॉलिड, रबर है तो सॉलिड, पत्थर को ऐसे दबा लोगे और रबर को दबा लोगे ना, तो उन्हें लगा यार इन दोनों सॉलिड में भी डिफरेंस है, तो उन्होंने कहा सॉलिड में भी कुछ स्टेट बना लेते हैं, इसलिए वो जो है सब हेडिंग है उसके, ठीक है ना, समझ में आई है? तो इसलिए उनको हम उनके सब हेडिंग बोल सकते हैं, उनके सब टाइप बोल सकते हैं। अब जैसे ये जो मैं बोल रहा था ना, भी पेस्ट फॉर्म, मैं वही कहना चाह रहा हूँ, तो वो सॉल्यूशन मींस लिक्विड फॉर्म की वो है, लिक्विड फॉर्म की हैं, कुछ सॉलिड फॉर्म की हैं, ऐसे इस टाइप से। तो एक बार इसे स्टार्टिंग से इसका मैं कंस्ट्रक्शन बता देता हूँ।
आपका ये कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल है। तो गैल्वेनिक सेल में 2 वेसल होंगे, 2 पोर्ट होंगे। पहले पोर्ट में एक मेटल रोड लेंगे जिसे आप इलेक्ट्रोड बोलेंगे, उसी मेटल रोड को उसी के सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन में पार्सली डिप करेंगे। दूसरे पोर्ट में दूसरी मेटल रोड लेंगे और उसी के साल्ट के एक्वा सॉल्यूशन में पार्सली डिप करेंगे। उन दोनों मेटल रोड का आपस में कांटेक्ट हो, इसके लिए एक मेटेलिक वायर यूज करेंगे और उसमें क्या लगाएंगे साथ में, वोल्टमीटर। जब रीडिंग आएगी वोल्टेज वाली वो इसी में काउंट होगी। उन दोनों सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन को आप कांटेक्ट में लाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे। तो ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज है। क्यों कह रहे हैं इसको सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि जो एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्ट के एक्वा सॉल्यूशन जो है उनको आप कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो ब्रिज क्या काम करता है, जो रोड के कॉर्नर होते हैं उनको कांटेक्ट में लाता है ना, तो ब्रिज तो इसलिए, और ये सॉल्ट को ला रहा है तो उसको हमें क्या बोलना चाहिए, रोड ब्रिज। इसको बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज। तो अब सॉल्ट सॉल्यूशन भी कांटेक्ट में आ गए हैं और मेटल रोड भी कांटेक्ट में आ गए। तो कंस्ट्रक्शन तो इतना है। इस कंस्ट्रक्शन में मैंने एक बात छोड़ी हुई है अभी तक। अभी मैंने इन इलेक्ट्रोड कह रखा है, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। अभी मैं आपको एनोड और कैथोड नहीं लिख रहा हूं। एनोड और कैथोड कैसे डिसाइड होते हैं, देखो जो मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करे मींस जिस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मींस ऑक्सीडेशन होना। तो जो मेटल रोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उस पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होता है, एनोड पर। तो इस वाले इलेक्ट्रोड को क्या बोलेंगे आप, एनोड बोलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तो कॉपर रोड या कॉपर वाला जो इलेक्ट्रोड है वो उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिडक्शन प्रोसेस। और रिडक्शन किस पर होता है, कैथोड पर। तो इसमें भी मैं क्या लिखने वाला हूं ये देखेंगे। जनरली मॉडर्न टाइम में एनोड को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस, और कैथोड को। लेकिन जिस समय गैल्वेनिक सेल बना था वो एनोड को किससे रिप्रेजेंट करते थे और कैथोड को किससे करते थे। ये बड़ा बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है। वो कहते हैं वो तो एनोड को प्लस ही कहते हैं, कैथोड को माइनस कहते हैं। आजकल जो हमारे यहाँ सेल बन रहे हैं, चल रहे हैं, सिंपल सी बात है। रेड कलर माने पॉजिटिव, ब्लैक कलर मीन्स नेगेटिव है। लेकिन जब सेल कभी बने थे, मतलब ये गैल्वेनिक सेल बना था, तो उस समय क्या किया था उन्होंने, एनोड को माइनस और कैथोड को प्लस हो किया। इसके पीछे रीजन ये था, वो ये कहते थे अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है, ये मेटल रोड इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज इस रोड से दूर भाग रहा है, तो ये खुद कैसा हो रहा होगा, नेगेटिव। भाई सेम चार्ज दूर भागेंगे ना, तो नेगेटिव चीज से नेगेटिव चीज ही दूर भागेगी, तो ये नेगेटिव है। और अगर ये नेगेटिव है तो इसलिए इसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया। वो इलेक्ट्रॉन इस मेटल रोड पर एक्सेप्ट हो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज है। एक्सेप्ट कौन करेगा, जो पॉजिटिव होगा, और जो पॉजिटिव होगा उसने, तो इसलिए पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन आइए उस मॉडर्न टाइम में इसको क्यों ऐसे करते हैं कि एनोड को प्लस और कैथोड को माइनस। अब वाले कॉन्सेप्ट पर ये कहते हैं भाई जो डोनेट करता है, जो चीज़ों को देता है, मीन्स वो धनी है, वो रिच मैन है। रिच मैन मीन्स पॉजिटिव होना, तो इसलिए उसको प्लस कहते हैं। और जो ले रहा है, जिसके बाद बेचारे के है नहीं तो वो ले रहा है, तो बेचारा टाइप माने ये ऋणी है हिंदी में कहें तो उसको, तो इसलिए उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव। तो सिंबल इसलिए बना दिए हैं, वरना इससे कुछ नहीं है। पहले भी एनोड पर ऑक्सीडेशन होता था और कैथोड पर रिडक्शन होता था, और आज भी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। तो जनरली ये बात समझ में आ गई ना सबको, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। अब इसकी वर्किंग इतनी सी है। वर्किंग में ये है कि जैसे ही आप इन सबको कांटेक्ट में लाते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन को कांटेक्ट में लाते हैं, मेटल रोड को कांटेक्ट में लाते हैं, तो स्पॉन्टेनियसली क्या होने लग जाता है, जिंक रोड से इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं जो कॉपर इलेक्ट्रोड पर एक्सेप्ट हो जाते हैं। और जब जिंक रोड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एक जिंक एटम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या बनता है वो, Zn से Zn+2। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बताया होगा मैंने। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाते हैं। उन 2 इलेक्ट्रॉनों को कॉपर आयन बनता है और उन 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। जब इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है इस सेल में,
तो हम यही तो कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई है। भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना। और सेल की जो केमिकल एनर्जी थी, क्योंकि इसमें परवेज कहीं थी क्या, ये केमिकल एनर्जी तो थी, हमने केमिकली तो लिए थे या कहीं से इलेक्ट्रॉन खरीद के लाए थे, इलेक्ट्रॉन नहीं थे ना, तो केमिकल एनर्जी थी और वो केमिकल एनर्जी अब किस में चेंज हो गई है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होने लग गई है, तो फिर ये अपनी इसकी ये क्या है, वर्किंग प्रोसेस है। अब इसमें कोई ऐसी लाइन हो जैसे हाँ एक ये चीज़ है, तो ये मतलब दो टॉपिक हो गए, कंस्ट्रक्शन हो गया और वर्किंग हो गई गैल्वेनिक सेल की। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, कंस्ट्रक्शन को लेकर या वर्किंग को गैल्वेनिक सेल की। मैंने हमेशा कहा है जब भी मैं कोई यूनिट कंप्लीट करा देता हूँ ना, तो आपने क्या करना है, उस पूरी कंप्लीट यूनिट में से जो नंबर ऑफ हेडिंग है, जो भी मिनिमम छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हेडिंग है, आपने यूनिट के स्टार्टिंग पेज पर वो सारे नंबर ऑफ हेडिंग लिखने हैं। तो उसे समझाने में भी आसान रहता है, आपको पढ़ने में भी आसान रहता है। और मेरे से कोई डाउट होता है मतलब तो मालूम करने के लिए वो भी इजीली डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने जो आज से स्टार्ट किया है, तो पहले डेफिनेशन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सेकंड बात क्या लिख दी हमने, टाइप्स ऑफ, मैं तो छोटे छोटे हेडिंग में लिख रहा हूँ ना, टाइप्स ऑफ सेल। अच्छे नोट्स तो ये होते हैं, माने मैं तो आपको खैर डिटेल में बताता ही हूँ, लेकिन आप जब खुद से उसको रिवाइज करते हो तो अपने पढ़ने के लिए छोटी छोटी बातें बना सकते हो। जैसे डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो सीधे समझने के लिए ऐसा नहीं कर सकते हम, केमिकल एनर्जी को शॉर्ट में, ताकि कॉपी में भी ना आए, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज। टाइप्स ऑफ सेल में आप कह सकते हैं कि दो टाइप के होते हैं, गैल्वेनिक, शॉर्ट में लिख लो गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। थर्ड टॉपिक हम क्या पढ़ रहे थे, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ या मैकेनिज्म ऑफ गैल्वेनिक सेल। थर्ड हेडिंग ये होगी, यहाँ तक आ गया। फोर्थ पढ़ेंगे हम फंक्शनिंग या फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। इसमें किसी का क्वेश्चन तो नहीं है, जल्दी से बोलो। अगर पेस्ट फॉर्म ना लेके लिक्विड फॉर्म ले ले तो? हाँ एक बात और अभी मेरे यहाँ बताने से रह गई ना, ये देखो कॉन्टैक्ट में तो चलो आगे मैंने जनरली बता दिया। अभी इसका क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहाँ पेस्ट फॉर्म में ना लें, लिक्विड फॉर्म में लें, फिर क्या होगा। तो इसमें थोड़ा सा एक वर्किंग में एक बात ये बता देता हूँ मैं आपको। जब यहाँ से जिंक रोड से इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे जो पॉजिटिव है, मतलब चार्ज इनवैलेंस होता है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए, यहाँ क्या चार्ज प्रोड्यूस हो गया, पॉजिटिव। तो जैसे ही यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस सॉल्ट ब्रिज में, सॉल्ट ब्रिज डिसोसिएट होगा, KCl डिसोसिएट होगा K प्लस Cl माइनस में। तो जैसे ही यहाँ से पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, वो न्यूट्रलाइज हो जाए, तो एक Cl माइनस कहाँ एंटर कर जाएगा, इस सॉल्ट सॉल्यूशन में। और जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचेंगे, तो उन इलेक्ट्रॉनों ने क्या कर दिया, माइनस चार्ज इंक्रीज कर दिया इस साइड, तो फिर यहाँ से कौन आ जाएगा, K प्लस। क्यों आएगा K प्लस, उन निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे, और Cl माइनस इधर क्या है, उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दे। यहाँ पर कॉटन प्लग लगे होते हैं, माने कॉटन लगी होती है। जब हम KCl को पेस्ट फॉर्म में इस सॉल्ट ब्रिज में भर लेंगे, तब उसको रोकने के लिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, कॉटन प्लग। प्लास्टिक प्लग क्यों नहीं लगा दिया, प्लास्टिक प्लग इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि फिर सॉल्ट ब्रिज में से जो आयन्स आने हैं, आयन का जो मूवमेंट है वो होगा नहीं। कॉटन क्यों लगाई है, क्योंकि उसमें से निकल के वो आ जाएंगे आयन, जो आयन फॉर्म में। अब क्वेश्चन था लक्ष्य का कि इसको पेस्ट फॉर्म में क्यों लिया, इसको एक्वस फॉर्म में क्यों नहीं ले लिया। अब समझ ही गया होगा, अगर हमने एक्वस फॉर्म में ले लिया सॉल्ट ब्रिज में सॉल्ट को, तो वो कॉटन कितनी लगा लेना, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से पहले इसमें आ जाएगा, फिर सॉल्ट ब्रिज काम ही क्या करेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि जो हमने रोड वाला ब्रिज है ना, उसे बहुत ऐसा बना लिया हल्का सा, जैसे बिहार में बन रहे हैं आजकल। और जैसे ही तुम गए उस ब्रिज पर, तो रोड के दूसरे कॉर्नर पर नहीं पहुंचे, वो हमारे पास में जाएगी ना फीका नदी, देख लेना उसे, वहीं हो। फिर तुम्हें कौन निकालेगा नहीं निकालेगा वो तुम्हें पता होगा, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेंगे ना। तो सॉल्ट ब्रिज में जो सॉल्ट लेंगे वो पेस्ट फॉर्म में लेंगे, ताकि वो आयन तभी आए बाहर उससे जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो ये बात रह गई थी यहाँ पर। तो ये पूरी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग आपकी हो गई।
तो ये टॉपिक है फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बताएगा मुझे कोई फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज? ये आता है एग्जाम में लिखने की। देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट वर्क सॉल्ट ब्रिज का, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज या वर्किंग ऑफ सॉल्ट ब्रिज या इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, ऐसे करके कोई कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सॉल्ट ब्रिज की जो मेन फंक्शनिंग है, वो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है। अगर सॉल्ट ब्रिज ना हो तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। सेकेंड पॉइंट, ये जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं और उधर एक्सेप्ट होते हैं, तो जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होते हैं उसको न्यूट्रलिटी में चेंज करने के लिए, माने कह सकते हैं कि सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी बनी रहे, उसका सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट की न्यूट्रलिटी को कांस्टेंट रखता है। ये इसकी मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये पहला जो टाइप मैंने यहाँ लिखा था कि टाइप्स ऑफ सेल में गैल्वेनिक सेल, तो ये कंप्लीट हो गया ना। सेकेंड टाइप था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सेकेंड टाइप था ना सेल का। तो सेल के सेकेंड टाइप में अभी मेरा एक पहले का क्वेश्चन रह रहा है जो मैंने आपसे पूछा था कि आप अपने घर पर आसपास पड़ोस में जो भी सेल देखते हैं वो देखना गैल्वेनिक सेल जैसे हैं क्या, हैं गैल्वेनिक सेल जैसे क्या, हैं गैल्वेनिक सेल जैसे क्या? बताओ। इन्वर्टर की जो बैटरी है, जिसे आप मतलब बैटरी कह रहे हैं, सेल कहना चाहिए हमें वैसे, तो क्या वो गैल्वेनिक सेल है? क्या वो जो दीवार घड़ी है वो उसमें जो सेल यूज हो रहा है वो गैल्वेनिक सेल है? टॉर्च में जो सेल यूज हो रहा है वो गैल्वेनिक सेल है? कोई सा भी उनमें से गैल्वेनिक सेल नहीं। क्योंकि गैल्वेनिक सेल होने के लिए पहली कंडीशन है कि उसमें आपके 2 पोर्ट होने चाहिए। ठीक है, अलग अलग रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होनी चाहिए। इसके अपोजिट है इसलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें क्या होता है, देखो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं अच्छा डायग्राम बना लूं। ठीक बन रहा है? ये एक पोर्ट लेंगे इस सेल में, ठीक है, ओनली 1 पोर्ट। आप मेटल रोड तो 2 ही लेंगे। क्यों लेंगे मेटल रोड 2? अब एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा। अब ऐसा थोड़ी ना है कि एक पोर्ट है तो एक ही इलेक्ट्रोड से सेल बन जाएगा, हो जाएगा ऐसा? क्या नहीं होगा ना। तो इसलिए आप 2 मेटल रोड लेंगे और मैं उसी जिंक कॉपर से बना दे रहा हूँ। देखो ये मेटल थोड़ी सी ऐसा मैं सोच रहा नीचे ऐसे हो गई है, वो बराबर साइज की होगी। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है साइंटिफिक। कभी ऐसा सोच लो कि भैया ने तो एक ऐसा सेल बना दिया कि साहब मेटल रोड भी ऐसे कर दी हैं तो ये मुझसे बनी नहीं है ना ठीक से, तो वो सेम साइज की होगी। ठीक, ये जिंक है, ये कॉपर है। ऐसे डिजाइन भी बना दें इसमें, ऐसे बना दें कॉपर। और क्या होना चाहिए सेल के लिए? दोनों कनेक्शन देना, दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट। देखो पहले तो तुम जनरल से एक बात समझ लो, सेल होने के लिए 2 इलेक्ट्रोड और एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। कनेक्शन की तो बात छोड़ो, और एक पोर्ट होना चाहिए क्योंकि ये सब काम पोर्ट में होगा। तो सबसे पहली बात यही है कि एक पोर्ट होना चाहिए, एक वेसल होना चाहिए, 2 मेटल रोड होनी चाहिए, अलग अलग मेटल की रोड होनी चाहिए, माने 2 मेटल रोड होनी चाहिए, और एक उनको डिप करने के लिए एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होना चाहिए, या कहना चाहिए सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। ये वेसल, ये पोर्ट है, ये मेटल रोड है, एक जिंक की एक कॉपर की। अब इसमें हम एक एक्वस सॉल्यूशन भी तो लेंगे ना सॉल्ट का, तो कौन लेंगे? जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो जिंक रोड को तो ले रहे थे उसी के सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन में, मींस जिंक को ले रहे थे ZnSO4 में, और कॉपर को ले रहे थे कॉपर सल्फेट में CuSO4 में। तो फिर अब क्या लें यहां पर? ऐसा सॉल्यूशन लेंगे हम, एक्वस सॉल्यूशन लेंगे जो दोनों के लिए कॉमन हो। और ऐसे एक्वस सॉल्यूशन में लिख दे रहा हूं आपके लिए H2SO4, HCl, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इनका एक्वस सॉल्यूशन आपने लेना है। एक्वस का मतलब ये होता है कि आप उसको वाटर में डिसोल्व कर लें, ठीक है। तो इनको आपने पार्सली डिप कर लिया और ये हो गया आपका
H2SO4 ले लिया मैंने, ठीक है, H2SO4 एक्वस। इसके बाद आप देखेंगे कि एक ही पोर्ट में एक्वस सॉल्यूशन है, तो गैल्वेनिक सेल जैसी बात है, लेकिन अलग अलग पोर्ट में ना होकर एक ही पोर्ट में हो रहा है। तब यहाँ क्या होता है कि आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप फ्लो कराते हैं। अब इसमें क्या कराएंगे आप, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी ना विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सोर्स, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने से क्या होगा, जो H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट है, तो वो क्या होने लगेगा, आयनों में डिसोसिएट होने लगेगा। उसके जो पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पर, और जो नेगेटिव आयन है वो एनोड पर। ये रहा एनोड। अब इसमें यहाँ मैं लिख भी देता हूँ एनोड, और इसको लिख देता हूँ कैथोड माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव शो किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या होगा, वो जो आपने एक्वस सॉल्यूशन सॉल्ट का लिया है वो क्या होने लगेगा, डिसोसिएट होने लगेगा, वो टूटने लगेगा, और टूटकर उसके जो आयन हैं अपने से अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड पर मूव करने लगेंगे। अपने से अपोजिट चार्ज मीन्स अगर H आयन है तो वो कॉपर पर, और जो सल्फेट आयन है वो इस पर डिपोजिट होने लगेंगे, और सेल अपना वर्किंग प्रोसेस में आ जाएगा। तब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। तो जो सेल के दो टाइप हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सॉरी गैल्वेनिक सेल, बात वही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, तो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये मैंने आपको दोनों बता दिए। लेकिन अब यहाँ से ये यूनिट बहुत ठीक से स्टार्ट होती है, और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है टॉपिक ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल इक्वेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल इक्वेशन। आपको मार्केट से जब सेल लाते हैं तो आपको नॉर्मली कहना होता है कि भाई मुझे रिमोट वाले सेल दे दो, या कहना है भाई मुझे वॉच वाले सेल दे दो, या रेडियो तो होगा नहीं, अब नहीं तो रेडियो होता तो रेडियो वाले सेल दे दो। तो आपने तो कहना है मार्केट में जाके कि सेल दे दो, वो आपको सेल दे देगा जैसा आप सेल मांगेंगे। और जब इन्वर्टर के लिए जाते हैं तो आप वहाँ नहीं कहते सेल दे दो, वहाँ क्या कहते हैं, बैटरी दे दो। तो पूछता आपसे कि ट्यूबलर बैटरी दे दो या क्या दे दो। अरे मतलब कुल मिलाकर ये है कि जो कमर्शियल चलता है वो सब इसी बात पर चलता है कि सेल दे दो, बैटरी दे दो या बैटरा दे दो। लेकिन साइंस में, माने केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपना एक पूरा प्रोसेस है, उसको मैं बता रहा हूँ आपको। वैसे नहीं तो जनरली तुमने देखा होगा ना मार्केट में जो सेल मिल रहे हैं उस पर तो आपको पता है कि कोई पेपर उस पर रैप हो रहा है, बस ये उसी से पता चल जाता है कि ये सेल है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करते। तो सेल इक्वेशन के लिए आपके पास सेल रिएक्शन होना चाहिए, और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है कि आपको वो सेल रिएक्शन दे देगा और फिर आपसे क्या पूछेगा, वो सेल इक्वेशन पूछेगा कि बताओ इसकी क्या सेल इक्वेशन होगी। तो मैं एक कोई एज्यूम कर लेता हूँ, कोई सेल रिएक्शन जिंक सॉलिड Cu+2 एक्वस, चाहे तो रिवर्सिबल एरो लगा लो, चाहे आप सिंगल साइड या वन हेडेड एरो लगा लो। Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल इक्वेशन के लिए ये बिल्कुल 101% श्योर है कि आपके पास सेल रिएक्शन होना चाहिए। ये कौन सा सेल रिएक्शन है, और मैंने जानबूझकर देखो Zn और कॉपर वाला लिखा है, जिंक और कॉपर वाला, क्योंकि मैं अभी आपको क्या पढ़ा रहा था, टाइप्स ऑफ सेल। तो टाइप्स ऑफ सेल में क्या था, गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो मैंने गैल्वेनिक सेल पढ़ाया तो रोड कौन सी ली, जिंक कॉपर, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाया तो कौन सी रोड ली, जिंक और कॉपर। तो जिंक और कॉपर की रोड से ही हमने सेल बनाया, तो उसके अंदर जो रिएक्शन हो रही होगी कि जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता होगा, Zn+2 में चेंज होता होगा, कॉपर इलेक्ट्रोड उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता होगा, तो उसकी जो कॉपर आयन फॉर्म है वो किसमें, कॉपर सॉलिड में चेंज होती होगी। तो उस सेल के अंदर जो रिएक्शन होती है उन इलेक्ट्रोड्स पर, उसको कंबाइन करके ही लिखा हुआ है, इसको आपने रिप्रेजेंट करना है सेल इक्वेशन। बात समझ में आ गई इतनी, कैसे करते हैं। सबसे पहली बात, ये भी इसमें क्या लिखा है बता दूं, देखो जिंक सॉलिड, सफिक्स में अगर S लिखा है मीन सॉलिड, वो इलेक्ट्रोड को बता रहा है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मीन्स आयन फॉर्म में आ रहा है, तो इसलिए वो एक्वस लिखा है। जब हम इस पर, इसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे तो इसकी जगह यहाँ पर कंसंट्रेशन लिखा हुआ मिलेगा आपको।
तो सेम इसके लिए ऐसा है। तो सेल रिएक्शन इसको क्या बोलते हैं, ये सेल रिएक्शन है। और आपको चेंज किस में करना है, सेल इक्वेशन में। तो सबसे पहले जब हमें सेल रिएक्शन दी होगी, हम सबसे पहले उसे हाफ रिएक्शन में लिखेंगे। फर्स्ट ईयर में एक यूनिट थी ना सेकंड बुक में, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो वहाँ पर आप लिखते थे ना, बैलेंस कराते थे, वो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कराते थे। तो आप उसको जनरली क्या करते थे, हाफ रिएक्शन में लिख लेते थे और फिर बैलेंस करते थे। तो वही टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, राइट हाफ रिएक्शन। तो जो आपको एक जैसे लग रहे हो वो आपने नोट कर लेना है। तो इसके जैसा ये है ना, तो Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस। ठीक, जब आप एक हाफ रिएक्शन लिख लेंगे तो उसको बैलेंस करेंगे पहले, और बैलेंस करने के लिए भी मैंने क्या कहा था, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम बैलेंस करते हैं। मींस इधर कितना जिंक है, उधर कितना जिंक है, कितना जिंक है इधर 1 है, 1 है, और उधर कितना है 1। और नहीं तो कई बार क्या कह देते हैं, इनको कह देते हैं 2। ये इसके नंबर नहीं होते। एटम किसी एलिमेंट के जो नंबर लिखे होते हैं, या किसी एलिमेंट के किसी एटम के जो नंबर लिखे होते हैं, या तो यहाँ सामने होंगे लिखे हुए या नीचे होंगे यहाँ लिखे हुए। जो सामने ऊपर लिखा होता है इस तरफ, ये क्या होता है, इस साइड चार्ज होता है। तो आपने हाफ रिएक्शन नोट की, उस हाफ रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले उसके नंबर ऑफ एटम बैलेंस करेंगे, उसके बाद चार्ज बैलेंस करना है। तो नंबर ऑफ एटम हम जो बैलेंस कर रहे हैं, तो इधर एक जिंक है और इधर भी एक जिंक है, तो नंबर ऑफ एटम बैलेंस है। अब चार्ज बैलेंस करेंगे, तो चार्ज बैलेंस करने के लिए आप देखो इधर कितना चार्ज है, 0। जब कुछ नहीं लिखा है तो 0 चार्ज है, और उधर कितना चार्ज है, +2। चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज एज्यूम करते हैं हम, 1-। तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है आपने चार्ज बैलेंस करने के लिए। किस साइड ऐड करेंगे, जिस साइड चार्ज ज़्यादा है। जनरली ऐसे ही तो पता चलेगा। अब इधर 0 चार्ज है, उधर +2 चार्ज है, तो कम किस साइड करना है, इस साइड करना है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे इस साइड, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1- एज्यूम कर रहे हैं, और +2 है तो इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन, 2 माइनस हो गए, +2 हो गए, तो 0 चार्ज हो गया, और इधर भी 0 चार्ज हो गया। अब ये हाफ रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई नंबर ऑफ एटम से भी और चार्ज से भी। तब आपने देखा कि एरो के राइट साइड इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। इसका मीन्स क्या हो रहा है कि डोनेट हो रहे हैं, ये इधर से निकल रहे हैं। और ऐसी रिएक्शंस जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं उनको कैसा रिएक्शन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है तो किस पर होगी, ये एनोड पर। रिएक्शन एंड अकर एट एनोड। यहां से सीधे सीधे ये भी क्लियर हो गया कि जिंक जो है एनोड की तरह वर्क कर रहा होगा। ठीक, इसके बाद जो सेकेंड हाफ रिएक्शन है वो नोट करेंगे आप। सेकेंड हाफ रिएक्शन कौन सा है, Cu+2 एक्वस से Cu सॉलिड। फिर वही जैसा मैंने अभी कहा था आपसे कि सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना है। कॉपर कितना है 1, कॉपर कितना है 1। अब चार्ज बैलेंस करना है, इधर कॉपर पर चार्ज कितना है +2, उधर कितना चार्ज है। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड करते हैं हम, जिस साइड चार्ज कम करना हो। इधर 0 है, उधर +2 है, तो कम इस साइड करना है ना। कितना कम करना है, 2 कम करना है। तो इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। अब चार्ज भी बैलेंस है। अब इलेक्ट्रॉन किस साइड ऐड हुए हैं, एरो के लेफ्ट साइड, मींस एक्सेप्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो इसलिए रिएक्शन क्या होगी, यहां से लिख लेना, दिस रिएक्शन इज रिडक्शन रिएक्शन एंड अकर एट कैथोड। आयुष ऐसे नहीं लहराना तुमने, ठीक है।
तुमने कंप्लीट लिखना है। तो ये कैथोड होगा और यहाँ से ये क्या और क्लियर हो जा रहा हमें कि किसका होगा ये कॉपर। कैथोड कौन होगा? कॉपर। जब आपको एनोड और कैथोड का पता चल जाए तब आप लिखेंगे हेंस सेल इक्वेशन। तो सेल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं आप? सबसे पहले आप किसको लिखेंगे? सेल इक्वेशन लिखने के लिए फिर बताया जाता है जब आप एनोड और कैथोड का पता लगा गए हो, कि आपको पता हो कि ये एनोड है और ये कैथोड है, तो आप पता करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले सेल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करते हैं कि आप एनोड को लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? कैथोड लिखते हैं। तो एनोड लिखने के लिए एनोड कौन है? जिंक। अब इधर ध्यान से देखना एक मिनट जरा, ये लिखा हमने जिंक, एनोड को लिखे आए हैं और एनोड को भी कैसे लिखेंगे? पहले सिंपल स्टेट में और फिर उसकी एक्वस स्टेट में। तो पहले लिखा हमने जिंक को सिंपल फॉर्म में सॉलिड स्टेट में, और आप लिखेंगे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे उसकी एक्वस फॉर्म। इसके बाद आएगा कैथोड का नंबर। कैथोड को लिखने के लिए स्टार्ट करने से पहले आप डबल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और फिर लिखेंगे आप कैथोड को। लेकिन कैथोड को लिखने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले उसकी आयनिक स्टेट, फिर उसकी सिंपल स्टेट। तो आयनिक स्टेट क्या है उसकी? Cu+2, और फिर सिंगल वर्टिकल लाइन और फिर उसकी क्या लिख देंगे आप? सिंपल स्टेट। तो ये सेल इक्वेशन है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सेल इक्वेशन के लिए हाफ रिएक्शन लिखी, हाफ रिएक्शन लिखने के बाद उनको बैलेंस कर लिया, उनको बैलेंस करने के बाद एनोड कैथोड का हमें पता चल गया। और सेल इक्वेशन लिखने के लिए आपने क्या करना है? सेल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले आपको एनोड लिखना है, फिर आपने कैथोड लिखना है। एनोड लिखने के लिए भी क्या करना है? एनोड की पहले सिंपल स्टेट लिखनी है, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एनोड को आयनिक स्टेट में लिखना है, उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, कैथोड को लिखना है। कैथोड को लिखने के लिए क्या करेंगे? पहले उसकी आयनिक स्टेट लिखेंगे, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसको सिंपल स्टेट में लिखेंगे। ऐसा क्यों करते हैं ये भी बता देता हूँ। जब आप सेल इक्वेशन से सेल रिएक्शन लिखोगे, अभी तो आपने सेल रिएक्शन से सेल इक्वेशन लिखा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि सेल इक्वेशन से सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, क्योंकि अभी आप नस्ट इक्वेशन वगैरह सब पढ़ोगे ना, उसमें आएंगी ये चीज़ें। तो जब हम सेल इक्वेशन से सेल रिएक्शन लिख रहे हों तो सीधे सीधे क्या करेंगे आप? Zn से Zn+2, Cu+2 से Cu। तो उससे सीधे पता चल रहा है कि ये वाली ऑक्सीडेशन हो रहा है, इससे इधर को जा रहे हैं, इससे इधर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन इधर ऐड हो रहे होंगे, इसलिए उसको ऐसे लिखते हैं।